किसी रियासत में राजा तो एक ही होगा। राजा की डेथ हो गई तो राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता था सामान्यतः अगला राजा वही बनता था। अब राजा तो एक ही बना, बाकी भाई बंधुओं का क्या? राजा के जो बाकी बेटे हैं या राजा के जो भाई के बेटे हैं उनका क्या? उनके लिए तो जीवन निर्वाह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वो अपना खर्चा पानी कैसे चलाएंगे? फिर खर्चा पानी नहीं चलेगा तो वो असंतुष्ट रहेंगे। असंतुष्ट रहेंगे तो दूसरे राज्यों के साथ जाकर कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे। तो ऐसे में राजा के लिए भी अपना राज्य चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर राजा क्या करता था? भाई राजा तो किसी एक को ही बनना पड़ेगा, राजा का जो बड़ा पुत्र होगा वही बनेगा। बाकी के जो भाई बंधु होते थे, जो रक्त संबंधी होते थे, जो सहगोत्रीय व्यक्ति होते थे, राजा के द्वारा उनको जमीनें दे दी जाती थी और उन जमीनों को कहा जाता था जागीर। इन्हीं को कहा जाता था ठिकाना। और इनको जो ये जमीन दी जाती थी, जो जागीर दी जाती थी, इनको पट्टा दे दिया जाता था कि साहब जब तक हमारा राज्य है यहां पर, जब तक सूरज और चांद हैं तब तक इस जागीर पर, इस ठिकाने पर तुम्हारा वंशानुगत अधिकार रहेगा। हालांकि यह बात अलग है कि जब कोई सामंत, अभी सुनना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो मतलब ये वंशानुगत रूप से इनको ये जागीर दे दी जाती थी, तो इनको जागीर का मालिक बना दिया जाता था और ये लोग कहलाते थे सामंत। सामंत, ये सामंत, ये सामंत, ये सामंत। मतलब एक तो हो गया राज्य, और राज्य का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है तो एक तो हो गया राजा, और राजा ने अपने भाई बंधुओं को, रक्त संबंधियों को जो ये जमीन दे दी, सहगोत्र व्यक्तियों को जो ये जागीरें दे दी। हालांकि और भी बहुत सारे लोगों को ये जागीर दी जाती थी, जैसे जो कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं उनको भी दी जाती थी, जिसको हुकूमत जागीर कहा जाता था और उनको मुत्सद्दी कहा जाता था। इसके अलावा शासन जागीर भी होती थी, इसके अलावा भूमिय जागीर भी होती थी, लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे इंपॉर्टेंट जागीर होती थी वो सामंत जागीर होती थी, जो रक्त संबंधियों और भाई बंधुओं के बीच में वितरित की जाती थी कि एक क्षेत्र राजा के पास में हो गया, राजा का सीधे जहां पर नियंत्रण है उसको खालसा कहा गया, और बाकी जो हिस्से हैं वो ठिकाने या जागीर हो गई और इनके मालिक हो गए सामंत या जागीरदार। तो ये जो सिस्टम था हमारा राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, ये इस सामंतवाद पर आधारित था, इस सामंतवाद पर। तो आप भले इसको राजस्थान की प्रशासनिक या राजस्व व्यवस्था बोल दो, या इसको अगर हम और बेहतर तरीके से बोलना चाहें तो ये आधारित किस पर है? सामंत व्यवस्था पर। तो हम इसको यूं भी बोल सकते हैं कि मध्यकालीन राजस्थान की सामंत व्यवस्था। ठीक है, इतनी बात। तो अब जो लेक्चर का जो पहला पार्ट था, इसी टॉपिक का जो पहला पार्ट था, वहां पर मैंने काफी डिटेल से आपके साथ में डिस्कशन किया था कुछ पॉइंट्स पर। क्या? कि राजा अपने सामंतों को कुछ सम्मान दिया करता था, अलग अलग तरह के सम्मान दिया करता था, और वो सम्मान पाने के लिए इनमें मोटिवेशन होता था। उस मोटिवेशन के तहत, मतलब वो जो सम्मान पाने की जो होड़ थी उसके तहत ये जो सामंत हैं ये राजा के प्रति अपने कुछ कर्तव्यों का निर्वहन किया करते थे, जिसमें कि साहब टैक्स वगैरह जमा कराना। कई प्रकार के होते थे टैक्स, न्योत हो गया, गनीम बराड़ हो गई, इसके अलावा रेख हो गया, ये कई टैक्स हमने देखे थे। और ये सामंत राजा के पास में जाया करते थे, साल में कम से कम एक बार तो जाना ही होता था। इसके अलावा कोई अलग अलग जो अवसर होते थे, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, आखा तीज, या राजा के कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, या राजा जी का जन्मदिन है, तो ऐसे अवसरों पर जाया करते थे वहां पर खालसा में, मतलब राजा जी से मिलने के लिए जाया करते थे। और राजा इनको कुछ काम दे दिया करता था, मतलब इनको चाकरी करनी पड़ती थी। चाकरी का मतलब होता है सेवा, सर्विस, तो चाकरी देनी पड़ती थी। इस टॉपिक पर जो पिछला पार्ट था वहां पर मैंने आपके साथ में डिस्कशन कर लिया था। ये दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो में मैं क्या डिस्कशन करूंगा कि जागीर कितने प्रकार की होती थी, और ये जो सामंत हैं इन सामंतों की अलग अलग श्रेणियां देखने को मिलती हैं। जैसे मेवाड़,
अच्छा, मैप नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं। इन सामंतों की हमको अलग अलग श्रेणियां देखने को मिलती हैं। जैसे मेवाड़ में अलग श्रेणी देखने को मिलती है, मारवाड़, बीकानेर, आमेर, कोटा। इसके अलावा कुछ और भी अलग अलग सामंत हैं, भूमिया सामंत, ग्रासिया सामंत। तो इनका मतलब क्या है? पहले बात करते हैं जागीर, कितने प्रकार की जागीर हुआ करती थी। ध्यान देना, जागीर तो क्लियर है, मैंने बता चुका पिछले वीडियो में कि जागीर जो जमीनें दे दी कि साहब आपका जीवन निर्वाह भी होता रहेगा, खर्चा पानी चलता रहेगा। जो टैक्स का कलेक्शन होगा जनता से, एक हिस्सा अपने पास में रख लेना, बाकी हिस्सा आप राजा को जमा कर देना। और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था देख लेना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। और जो न्याय के जो आपको कुछ कार्य दिए गए हैं, मृत्युदंड वगैरह को छोड़कर बाकी जो इनको न्यायिक अधिकार दिए हुए थे सामंतों को, उन न्यायिक अधिकारों को भी आप यूज में लेते रहना, उनका उपभोग करते रहना, तो जीवन निर्वाह भी हो जाए। और इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, शांति व्यवस्था, ये सारा सब वहां पे बनाए रखी जा सके, इस पर हमने बात की थी। अब ध्यान देना, हम क्या बात कर रहे हैं, जागीर कितने प्रकार की थी, जागीर के प्रकार। मेवाड़ टोटल जागीर की अगर हम बात करें तो जागीर आपके 4 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 4 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है बेटा सामंत जागीर, ठीक है। एक होती है हुकूमत जागीर, ठीक है। एक भूमिया जागीर, और एक होती है शासन जागीर, शासन जागीर। ये जो जागीर है सामंत जागीर, इसके नाम से क्लियर है कि राजा जी के द्वारा उनके जो सामंत हैं, सामंत मतलब मुख्य रूप से जो निकट संबंधी है, रिश्तेदार हैं, सहगोत्र व्यक्ति है, रक्त संबंधी है, या इसके अलावा वो व्यक्ति कि मान लो कोई एक राजा है और राजा ने साहब अपना राज्य यहां स्थापित कर लिया इस क्षेत्र में। यहां पहले से कुछ जातियां शासन कर रही थी, ये कुछ जातियां यहां पर शासन कर रही थी। क्या हो रहा है इसको? तो इन राजा ने जब इस क्षेत्र पर अधिकार किया तो इन जातियों ने इनका वर्चस्व स्वीकार कर लिया, सत्ता को स्वीकार कर लिया। तो राजा जी ने इनको भी अपना सामंत बना लिया, इनको भी कुछ जागीर वगैरह दे दी। तो अब इनके रक्त संबंधी तो नहीं है, एक ही गोत्र के नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन इनकी अधीनता स्वीकार की है, तो ये भी सामंत हुआ करते थे। मतलब ये जरूरी नहीं कि वो रक्त संबंधी हो, लेकिन ज्यादातर रक्त संबंधियों को दिया जाता था। तो ये जो सामंत होते थे, सामंत जागीर जिनको दी जाती थी, वो होते थे बेटा रक्त संबंधी या भाई बंधु या सगोत्र व्यक्ति। इनको दी जाती थी वंशानुगत, कि जब तक सूरज चांद है तब तक ये जागीर तुम्हारे पास रहेगी, जब तक हमारा राज्य चल रहा है तब तक। तो ये वंशानुगत होती थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जागीर होती थी हुकूमत जागीर। तो अपनी हुकूमत चलाने के लिए, मतलब राज्य का संचालन करने के लिए आपको कुछ प्रोफेशनल लोगों की भी तो जरूरत होती है। भाई भाई बंधुओं को मान लो बैठा रखा है और आपको रेवेन्यू रिलेटेड कोई काम करवाना है। अब उनको पता ही नहीं कि साहब रेवेन्यू रिलेटेड काम की जानकारी नहीं है कि आय व्यय कैसे बनाया जाए, कैसे खर्चों की जानकारी देखी जाए, कैसे चेक किया जाए। तो ऐसे में कोई आपको एक्सपर्ट आदमी चाहिए जिसको आप दीवान बना सको, जो दीवानी मामले देख सके कि साहब कितना रेवेन्यू आया, कितना गया, किसने कटौती की, कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, फला जगह किसको अपॉइंट करना चाहिए, ये सारे मामले। अब इसमें तो कोई एक्सपर्ट आदमी चाहिए। तो ऐसे में आपको अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अपनी हुकूमत अगर आपको चलानी है तो ऐसे में आपको किसकी आवश्यकता है? अधिकारियों और कर्मचारियों की। इनको क्या कहा जाता था? मुत्सद्दी। तो इन मुत्सद्दियों को, इन अधिकारियों कर्मचारियों को जो जागीर दी जाती थी वो जागीर कहलाती थी हुकूमत जागीर। अच्छा, ये वंशानुगत होगी या अवंशानुगत होगी? ये तो सर अवंशानुगत होगी। कैसे होगी बेटा? ये काम कर रहे हैं तो काम के बदले ये कहेंगे साहब हमको सैलरी। राजा ने कहा सैलरी नहीं, तो वो जमीन ले लो। उस जमीन का ये पट्टा है, ये पट्टा, ये बताया था मैंने पिछले वीडियो में।
ये बताया था ना बेटा कि राजा के द्वारा जब ये जागीर दी जाती थी तो जागीर का एक पट्टा दे दिया जाता था। पट्टे पे लिखा हुआ होता था कि यहां से कितनी रेख आएगी। रेख का मतलब होता था भू राजस्व, भू राजस्व का मतलब लैंड रेवेन्यू। पट्टे पर मान लो ये लिखा हुआ है कि साहब यहां से रेख आएगी 1 करोड़ की, तो ये अनुमानित लिख दी कि यहां से अनुमानित है 1 करोड़ की रेख आ जाएगी। तो ये पट्टे पर लिखी हुई है तो इसको कहा गया पट्टा रेख। अब वो जो जागीरदार यहां का बना, जो ठिकानेदार बना, उसने अपने कर्मचारियों को भेजा, जाओ रे जाओ लैंड रेवेन्यू का मतलब रेख का कलेक्शन करके लाओ। अब जब रेख का कलेक्शन किया तो ये कलेक्शन हुआ 70 लाख रुपए। तो वास्तव में तो इतनी प्राप्त हुई, पट्टे पर तो 1 करोड़ लिखी हुई थी, तो ये तो अनुमानित थी, जबकि ये वास्तविक है क्योंकि वास्तव में प्राप्ति तो इतनी हुई है। तो ये पट्टे पर जो अंकित थी उसको कहा पट्टा रेख, और वास्तव में जितनी आई उसको कहा गया अब सामंत जो है जागीरदार, वो जमा तो इतनी कराएगा, 1 करोड़ कहां से कराएगा, इतना तो कलेक्शन ही नहीं हुआ, तो इतना ही तो भर के आएगा वो, तो इसको कहा गया भरतू रेख। भरतू रेख मतलब जितनी वो भरेगा। रेख सामंत द्वारा प्रजा से ली जाती थी और एक हिस्सा अपने पास में रख लिया जाता था और बाकी राजा जी के पास में जमा कर दी जाती थी। तो फिर जब प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों ने कहा बोले तनख्वाह, तो राजा ने कहा तनख्वाह तो नहीं है। बोले तो जमीन ले ले, जमीन का पट्टा ले ले, वहां से इतनी रेख आ जाएगी, एक हिस्सा अपने पास में रख लेना, बाकी हमको जमा कर लेना। तो मतलब वेतन के बदले जो ये जमीन दी जाती थी, ये जमीन ही उनकी सैलरी होती थी, वहां से उनको जो रेवेन्यू मिलता था उसका एक हिस्सा अपने पास में रख लेते थे और बाकी राजा जी के पास में पहुंचा देते थे। और गुप्त पीरियड के बाद हम ये देखते हैं कि वेतन के बदले जमीन देने का कॉन्सेप्ट ज्यादा चला। ठीक, तो ये जागीर जिनको दी गई थी वो जागीरें आपकी कहलाई कौन सी, हुकूमत जागीर। कहां गया, ये रहा, ये दूसरे प्रकार की हुकूमत जागीर। अच्छा, एक हो गई भूमिया जागीर। गांव में आप कई बार ये जाते हैं और आप ये देखते हैं, मान लो कोई कोई चबूतरा सा बना हुआ है, कहीं कोई मूर्ति वगैरह रखी हुई है, आप पूछने बोले कौन है, बोले साहब हमारे भूमिया जी हैं। बोले मतलब, बोले इन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा किया करते थे, आज भी करते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। मतलब जिन सैनिकों ने अपने राज्य की रक्षा के लिए, उस भूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वो कहलाए भूमिया। और यह सर्वोच्च बलिदान होता है, और इस प्रकार का जब बलिदान किया जाता है तो लोगों के द्वारा सम्मान में उनको पूजा जाता है। आज भी हम ये देखते हैं कि जब सैनिक सीमा पर, बॉर्डर पर अपने प्राणों का बलिदान करता है तो गांव में उसकी मूर्ति लगाई जाती है और सम्मान के रूप में उसके आगे हाथ जोड़े जाते हैं। तो जो सैनिक सर्वोच्च बलिदान दिया करते थे, उनके वंशजों को राजा के द्वारा जो भूमि दे दी जाती थी, वो जागीर कहलाती थी भूमिया जागीर। अब ये भूमिया जागीर वंशानुगत भी हो सकती है और अवंशानुगत भी हो सकती है। मतलब राजा ये देखा कि साहब इन्होंने बहुत जबरदस्त अपने रण कौशल का प्रदर्शन किया, इनको दे दो, वंशानुगत रूप से दे दो। या राजा जी ये कहेंगे कि 2 पीढ़ी के लिए दे दो, 3 पीढ़ी के लिए, या इस पीढ़ी के लिए इनको दे दो। तो वंशानुगत भी हो सकती है, अवंशानुगत भी हो सकती है। अच्छा, ये हुकूमत जागीर, ये तो कर्मचारियों को दी हुई है, ये तो सैलरी के तौर पर, तो जब तक काम कर रहा है तब तक सैलरी मिलेगी, तो मतलब तब तक जागीर मिलेगी। काम नहीं करेगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, जागीर नहीं मिलेगी। तो ये कैसी होगी, अवंशानुगत। अवंशानुगत रटने की कुछ आवश्यकता है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही समझ में आ रहा है। अच्छा, यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना, आप एक शब्द और पढ़ेंगे, ग्रासीय सामंत। ग्रासिया सामंत, ग्रासिया सामंत। ये भूमिया सामंत तो वो जिन्होंने प्राणों का बलिदान कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे सैनिक तो ऐसे हैं ना जो आपको अपनी सैनिक सेवा दे रहे हैं। भाई मान लो मैं सैनिक हूं और राजा जी को मैं अपनी सैनिक सेवा दे रहा हूं, तो सैलरी तो मुझे चाहिए, परिवार तो पालना है। तो राजा जी क्या करेंगे, सैनिक सेवा के बदले में सैलरी की बजाय मेरे को क्या कहेंगे, बोले जमीन ले ले, जो रेवेन्यू आए रख लेना एक हिस्सा, बाकी जमा कराते रहना। तो मतलब सैनिक सेवा के बदले जो जमीन दी जाती थी, उन सामंतों को कहा जाता था ग्रासिया सामंत। अब आप सोचो ये वंशानुगत होगी या गैर वंशानुगत, गैर वंशानुगत। क्यों, क्योंकि जब तक मैं सैनिक सेवा दे रहा हूं तब तक वो जमीन रहेगी मेरे पास में। अब मैं सैनिक सेवा नहीं दे रहा, वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, और मान लो मेरे बेटे भी सैनिक सेवा नहीं दे रहे हैं राजा को, तो जमीन वापस ले ली जाएगी। फिर किस बात की सैलरी, सैलरी तब तक जब तक आप काम कर रहे हो, जब आप काम नहीं कर रहे तो सैलरी किस बात की। तो ये एक शब्द भी आप देखते हैं, ग्रासिया सामंत। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो भूमिया सामंत हैं,
तो एक सैनिक ने तो अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान कर दिया, राजा जी ने उस बलिदान के बदले में उनके वंशजों को वो जमीन दे दी। अब वो जमीन है, वहां से वो रेवेन्यू आ रहा है, पर उनके जो बेटे वगैरह हैं, मान लो अगर वो अब कोई सैनिक सेवा नहीं दे रहे हैं तो उनसे भी कुछ काम वगैरह करा लिए जाते हैं कि भाई जमीन आपके पास में है तो एक प्रकार से सैलरी आपके पास में आ रही है, तो आप राज्य को कुछ सेवा तो दो, कि कहीं पर कोई डाक वगैरह पहुंचानी है तो डाक पहुंचाने के काम में लग जाओ, या फिर कोई अगर अधिकारी, मान लो राजकीय यात्रा, कोई अधिकारी यात्रा कर रहा है राज्य का, तो आप उसकी व्यवस्था का प्रबंध करो, या कोई खजाना वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उसकी रक्षा करो, या XYZ कोई भी काम उनको उनके वंशजों को दे दिया जाता। तो जागीर चार प्रकार की: सामंत जागीर, हुकूमत, भूमिया और एक है शासन जागीर। शासन जागीर, कुछ भूमि ऐसी थी जो मंदिर को दे दी जाती थी, मंदिर के नाम चढ़ा दी जाती थी, मंदिर या मस्जिद या दरगाह, या ब्राह्मणों को दे दी जाती थी, या चारणों को दे दी जाती थी, और इस भूमि से टैक्स नहीं लिया जाता था, कर माफ होता था, टैक्स नहीं। तो इस जागीर को माफी जागीर भी कहा जाता था। यह मुख्य रूप से जागीर के प्रकार, कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। वैसे देखो, राजस्थान की हिस्ट्री का ये स्पेशल बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, राजस्थान हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां A to Z सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान से रिलेटेड, जिसमें राजस्थान जीके आती हो, तो ये राजस्थान हिस्ट्री का बैच आपके काम का है, क्योंकि यहां पर आपको A to Z सारे टॉपिक मिलेंगे। जो टॉपिक आपके काम का उसको क्लिक करो और वीडियोस को एंजॉय करो, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वापस विषय पर आओ, जागीर के प्रकार देख लिए। अब जागीर के प्रकार के बाद आता है कि साहब सामंतों की कौन कौन सी श्रेणियां हुआ करती थी। मेवाड़ में, मारवाड़ में, आमेर में, कोटा में, बीकानेर में सामंतों की अलग अलग कैटेगरी हुआ करती थी। जैसे जैसे जान, सबसे पहले बात करूं मैं मेवाड़ की। मेवाड़ मतलब उदयपुर, चित्तौड़, इसके मेवाड़ किसी परिचय का मोहताज नहीं। मेवाड़ में हमको 3 प्रकार के सामंत देखने को मिलते हैं, सामंतों की 3 श्रेणियां देखने को मिलती है महाराणा अमर सिंह सेकंड के टाइम से। अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड जिनका शासनकाल रहा था 1698 से 1710 ईस्वी तक, इनके टाइम से 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थोड़ा इधर लिखूं क्योंकि इसके लिए मेरे को स्पेस चाहिए, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी में तो जब आप कोई रेल की टिकट भी बुक कराते हो फर्स्ट AC में, विशेष अधिकार अलग ही होते हैं, अलग ही सुख सुविधा होती है वहां पे। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले सबसे टॉप, इनकी संख्या थी 16। फर्स्ट कैटेगरी के सामंतों की संख्या कितनी? 16। सेकंड कैटेगरी के जो सामंत थे इनकी संख्या थी डबल, 32। और तीसरे श्रेणी के जो सामंत थे इनकी संख्या कई 100 में हुआ करती थी, मतलब 100 से ऊपर, और इनको कहा जाता था गोल के सामंत। तो मेवाड़ में सामंतों की 3 कैटेगरी हुआ करती थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी में 16 सामंत, सेकंड में 32 और थर्ड में 100 प्लस, कई 100 प्लस होते थे, और इनको कहा जाता था गोल के सामंत। तो पूछा जाए गोल के सामंत कहां से रिलेटेड है? मेवाड़ से। कौन सी कैटेगरी के? तीसरी कैटेगरी के। दूसरी कैटेगरी में कितने सामंत होते थे? साहब 32। फर्स्ट कैटेगरी में साहब 16 सामंत हुआ करते थे। तो बेटा फर्स्ट कैटेगरी में जो 16 सामंत थे वो कौन कौन से थे? एक आपने कुछ पंक्तियां सुनी होंगी, तृण झाला, तृण पूर्बिया, चूंडावत बड़चार, 2 शक्तावत, 2 राठौड़, सारंग देवोत पंवार। मतलब 16 जो सामंत हैं तो कौन कौन से वंशों से रिलेटेड हैं वो इस पंक्ति में है। तृण झाला मतलब 3 झालाओं के पास में थे। 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से 3 तो झालाओं के पास में। तृण पूर्बिया, 3 पूर्बियाओं के पास में। ये पूर्बिया चौहान थे। क्यों कहते हैं इनको पूर्बिया अभी बताऊंगा। चूंडावत बड़चार, चूंडावत बड़े थे, बड़े ठिकाने थे उनके पास में, और ज्यादा भी थे, 4 सबसे ज्यादा, 4 चूंडावतों के पास में। 2 शक्तावतों के पास में, महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, उनके वंशज हैं शक्तावत।
तो 2 शक्तावतों के पास में, 2 राठौड़ों के पास में, राठौड़, 1 सारंग देवोत। महाराणा लाखा हुए हैं, महाराणा लाखा के एक पुत्र थे, अज्जा, अज्जा के बेटे थे सारंग देव, सारंग देव की संतान सारंग देवोत। तो 1 सारंग देवोत, 2 तो नहीं बोल गया मैं, 1 सारंग देवोत है ना, 1 सारंग देवोत और 1 परमारों के पास में, 1 तृणझाला, तृण पूर्विया, चूंडावत बड़चार, 2 शक्तावत, 2 राठौड़, सारंग देवोत पंवार। 3 झालाओं के पास, 3 पूर्वियाओं के पास, 4 चूंडावतों के पास, 2 शक्तावतों के पास, 2 राठौड़ों के पास, 1 सारंग देवोत के पास, 1 परमारों के पास। 16 हो गए, 3 3 6 4 10, 2 12, 2 14, 1 15 और 1 16। जो झालाओं के पास जो 3 ठिकाने थे वो थे बेटा देलवाड़ा, बड़ी सादड़ी और गोगुंदा। गोगुंदा पूर्विया। पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज थे वो हम ये देखते हैं कि गोविंद चौहान जो है वो इस साइड में चले गए थे आपके रणथंभौर की तरफ, वहां सत्ता स्थापित की थी। पृथ्वीराज चौहान के वंशज आगे चलकर जब यहां से सत्ता उनकी समाप्त हुई अजमेर से और रणथंभौर से, तो उत्तर प्रदेश जो आता है उस क्षेत्र में जाकर रहने लगे। महाराणा सांगा ने जब बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था तो उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश से आके इनका साथ दिया, मतलब पूर्व से आए थे यहीं के, पूर्व की ओर चले गए, वापस यहां पर आए। महाराणा सांगा ने इनको उस समय कुछ जागीर दी थी, इसलिए इनको पूर्विया कहा गया। तो पूर्वियाओं के पास में मतलब चौहानों के पास में 3 जागीर थी। इसमें कोठारिया, बेदला और पारसोली, 3 पूर्वियाओं के पास। चूंडावत सबसे ज्यादा प्रभावी थे, सबसे ज्यादा ताकतवर थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनके पास में 4 जागीरें रही, 4 ठिकाने रहे, आमेट, सलूम्बर, देवगढ़ और बेगू। अभी मैं वो डिटेल से बात करूंगा चूंडावतों के बारे में। शक्तावतों की बात करें तो महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, उनके वंशज कहलाए शक्तावत। शक्तावतों के पास में 2 जागीरें थी, बांसी और भिंडर, बांसी और भिंडर। राठौड़ों के पास 2 जागीर थी, घाणेराव और बदनौर, सारंग देवोत के पास में 1 जागीर थी, कानोड़। याद करना चाहो तो कर लेना, इसको काफी डिटेल से बता रहा हूं। और परमारों के पास 1 जागीर थी। महाराणा सांगा के टाइम एक व्यक्ति थे अशोक परमार, और महाराणा सांगा ने उनको ऊपरमाल का ठिकाना दिया था, जो बिजोलिया का क्षेत्र है, बिजोलिया की जागीर दी थी, वर्तमान भीलवाड़ा में आता है। तो इनको बिजोलिया दिया गया था, बिजोलिया। और वहां के किसान आंदोलन बड़े फेमस है। मैंने जब आपको किसान आंदोलन पढ़ाए तो वहां आपने बहुत एंजॉय किया होगा उन वीडियोस को। तो अभी क्या बताया मैंने आपको, मेवाड़ में 3 अलग अलग जो सामंतों की श्रेणियां हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में 16, सेकंड में 32, तीसरी में कई 100 प्लस होते थे और इनको कहा जाता था गोल के सामंत। पहली जो कैटेगरी थी 16 सामंत थे। 16 में 3 झाला, 3 पूर्विया, 4 चूंडावत, 2 शक्तावत, 2 राठौड़, 1 सारंग देवोत और 1 परमार या पंवार। झालाओं के पास 3 देलवाड़ा, बड़ी सादड़ी और गोगुंदा, 3 पूर्वियाओं के पास, 4 चूंडावतों के पास। अब ध्यान देना, चूंडावतों के पास ये 4 ठिकाने थे, आमेट, सलुम्बर, देवगढ़ और बेगू। इन सारे ठिकानों में सबसे जो इंपॉर्टेंट ठिकाना था, सबसे बड़ा ठिकाना था और सबसे ज्यादा जिसके विशेष अधिकार थे वो था ये सलुम्बर, जो पहले उदयपुर जिले में आता था और वर्तमान में सलुम्बर एक नया जिला बना दिया। तो सलुम्बर के चूंडावतों के कुछ विशेष अधिकार थे। सवाल यह है क्या विशेष अधिकार थे, और दूसरा सवाल ये क्यों थे।
पहला सवाल तो ये कि विशेष अधिकार इनके क्या क्या थे। दूसरा ये क्यों सुनना, पहले ये क्या विशेष अधिकार थे। मेवाड़ के महाराणा जिन जिन कागजों पे साइन करेंगे, अपनी मोहर लगाएंगे, जो भी पट्टे होंगे, परवाने होंगे, जिन पे भी उनके साइन ठप्पा लगेगा, उसके ही नीचे जो चुंडावत होंगे सलूम्बर के, उनका भी ठप्पा लगेगा। मतलब पट्टों परवानों पर हस्ताक्षर या मुहर, तो इसका मतलब सेकंड नंबर की पोजीशन। सबसे मेन महाराणा, और महाराणा के बाद दूसरे नंबर पर कौन, सलूम्बर के चुंडावत। फिर महाराणा कहीं बाहर गए, में राजधानी में नहीं है, तो महाराणा की अनुपस्थिति में राजधानी को यही संभालेंगे, अनुपस्थिति में राजधानी। ठीक है। फिर किसी के साथ में युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में सेना का जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसको कहा जाता है हरावल। और लड़ाई होती थी कि हरावल में हम लड़ेंगे। आज ऐसा नहीं, आज ये कहा जाए कि जाओ शत्रु आ रहा है, सबसे आगे कौन रहेगा, तो आदमी 2 कदम पीछे खींच ले, बोले ये रहेगा सबसे आगे। पहले लड़ाई होती थी। एक युद्ध हुआ था ऊंटाड़ा का युद्ध, चुंडावतों और सक्तावतों के बीच में, इस बात को लेकर कि सबसे पहले आगे चलकर लड़ेगा कौन। क्या गजब लोग थे। तो हरावल में रहकर सेना का नेतृत्व ये लोग किया करते थे, ये भी विशेष अधिकार चुंडावतों के पास में। फिर जो राज की तलवार बांधी जाती थी कमर में, वो चुंडावतों के द्वारा बांधी जाती थी। जैसे आपने गौर किया होगा, मैं जब मेवाड़ रियासत आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि 28 फरवरी 1572 ईस्वी को जब मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह की डेथ हुई थी होली के दिन, तो 28 फरवरी 1572 को उदयपुर में एक जगह आती है गोगुंदा, और गोगुंदा में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। और महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने योग्य और बड़े पुत्र प्रताप के स्थान पर अपनी रानी भटियाणी के प्रभाव में आकर जो छोटा पुत्र था महाराणा प्रताप से, जो छोटे थे जगमाल, उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और मेवाड़ में यह रिवाज था कि जो अगला महाराणा होता था वो शमशान भूमि पर नहीं जाया करता था। तो जब जगमाल वहां पर उपस्थित नहीं थे और सामंतों ने चर्चा की कि रामशाह तोमर ने और महाराणा प्रताप के जो नाना थे सोनगरा अखेराज और सलूम्बर के जो सामंत थे कृष्णदास चुंडावत, इन्होंने चर्चा की, बोले क्या वो आया नहीं आज। सगर से पूछा, महाराणा उदय सिंह के जो पुत्र थे, और सगर बोला क्या हुआ सगर, वो आया नहीं आज, जगमाल नहीं आया, महाराणा का अंतिम संस्कार हो रहा है। बोले आपको पता नहीं क्या। बोले क्या। बोले पिताश्री ने, महाराणा ने उनको वो उत्तराधिकारी घोषित किया, तो वो कैसे आएंगे। बोले अच्छा। तो महाराणा प्रताप के जो नाना थे अखेराज सोनगरा चौहान थे, उन्होंने कृष्णदास चुंडावत से पूछा जो सलूम्बर के सामंत थे, बोले आपसे विचार विमर्श किया था क्या महाराणा ने अगला उत्तराधिकारी घोषित करने से पूर्व। क्योंकि ये चुंडावतों का यह अधिकार था कि जब अगला उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था तो महाराणा के द्वारा चुंडावतों से विचार विमर्श किया जाता था कि मैं इसको उत्तराधिकारी घोषित कर रहा हूं। चुंडावतों की सहमति हुआ करती थी। बोले नहीं, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई। तो इन्होंने निर्णय लिया चुंडावतों ने, कृष्णदास चुंडावत ने, बोले इस समय जगमाल योग्य नहीं है, प्रताप योग्य है, और मुगल सत्ता जो है वो सिर पर इस समय नाग के समान फण फैलाए खड़ी है, और प्रताप के अलावा कोई इस भूमि की रक्षा नहीं कर सकता। कृष्णदास चुंडावत ने वहीं राज्याभिषेक किया और राज की जो तलवार है वो महाराणा प्रताप की कमर में बांधी। तो ये राज की तलवार बांधते थे, और इसके अलावा राज तिलक किया करते थे। अभी आपने देखा होगा मेवाड़ के महाराणा की जब डेथ हुई थी तो जो नए अभी उत्तराधिकारी बने थे, तो सलूम्बर के जो सामंत थे उन्होंने तलवार पर अपने अंगूठे से चीरा लगाया और उसके बाद उनका राज तिलक किया था। देखा होगा अभी आपने, 6-8 महीने पहले की बात है। ये इनका विशेष अधिकार हुआ करता था। तो सलूम्बर के चुंडावतों को कई विशेष अधिकार मिले हुए थे। पट्टों और परवानों पर महाराणा के साथ इनके भी साइन होंगे। अनुपस्थिति में राजधानी संभालेंगे, जब महाराणा नहीं होंगे तो राजधानी में यही है। फिर हरावल में रहकर सेना का नेतृत्व करेंगे और राज तिलक करेंगे और राज की तलवार ये बांधेंगे महाराणा को।
और अगला जो महाराणा होगा तो उसके लिए उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके लिए विचार विमर्श करना पड़ेगा इनसे। क्लियर। अब सवाल ये, इतने विशेष अधिकार क्यों दिए सलूम्बर के चूंडावतों को? तो उसका कारण मैंने आपको बताया था, जब मेवाड़ रियासत मैंने पढ़ाई तो वहां बहुत डिटेल से बताया था कि बेटा मेवाड़ के एक शासक थे महाराणा लाखा, और महाराणा लाखा के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था चूंडा। और जोधपुर, जिसको मारवाड़ रियासत कहा जाता था, उस समय राजधानी होती थी उसकी मंडोर, जो अभी जोधपुर में आता है। यहां के राजकुमार थे रणमल राठौड़, रणमल, और रणमल की बहन थी हंसाबाई, रणमल की बहन हंसाबाई। मारवाड़ रियासत में मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि रणमल अपने पिता, इनके पिता का नाम भी चूंडा था, अपने पिता से असंतुष्ट थे क्योंकि उनको जोजावर की जागीर मिली हुई थी, और इनके भाई कान्हा को मंडोर का शासक बना दिया गया था। हालांकि वो हमारा विषय नहीं है इस वीडियो का। ये जो हंसाबाई है, इन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव आया था चूंडा के लिए। तो जब दरबार में नारियल भेजा गया, पंडित जी को भेजा गया, उनके हाथ में नारियल भेजा गया और बोले आप हंसाबाई और चूंडा के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। अब नारियल आने का मतलब यह है कि हाँ साहब ठीक है, मना तो होता ही नहीं था। चूंडा उस समय दरबार में नहीं थे, दरबार लगा हुआ था और महाराणा लाखा यहां पर बैठे हुए थे। तो जब वो नारियल आया तो महाराणा लाखा ने ये कहा, बोले ये बुढ़ापे में मेरे साथ किसने मजाक किया। महाराणा लाखा की इच्छा थी बुढ़ापे में विवाह करने की। चूंडा को जब ये बात पता चली, बोले पिताश्री की इच्छा है विवाह करने की, हालांकि रिश्ता मेरे लिए आया था लेकिन अब पिताश्री की इच्छा है तो वो महिला तो मेरे लिए माता समान होगी, तो मैं अब विवाह नहीं कर सकता। रणमल राठौड़ ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा आपसे तो कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। बोले क्या? कि मेवाड़ का जो अगला महाराणा होगा वो हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र होगा। तो महाराणा लाखा ने कहा, बोले ये तो मैं आपको कैसे वचन दूं, क्योंकि मेरे सबसे बड़े जो पुत्र हैं वो चूंडा है और राज्य की गद्दी पर तो चूंडा का अधिकार है। तो अगर ये बात कहे तो ये तो चूंडा कह सकता है। तो चूंडा ने ये कहा, मतलब अपने पितृभक्ति में, पितृभक्त चूंडा ने, कि पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए मैं राज्य के अधिकार को त्यागता हूं। मैं और मेरे वंशज, चूंडा के वंशज चूंडावत, मैं और मेरे वंशज कभी भी राज्य की इस गद्दी पर दावा नहीं करेंगे, और हंसाबाई और महाराणा लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होंगे सदैव उनके संरक्षक के तौर पर कार्य करते रहेंगे। यह एक भीष्म प्रतिज्ञा थी। महाभारत काल में हम ये देखते हैं कि जो देवव्रत थे उन्होंने इसी प्रकार की प्रतिज्ञा ली थी, राज्य त्याग दिया था। इसी प्रकार की प्रतिज्ञा यहां पर इन्होंने ली, उनके द्वारा वो भीष्म प्रतिज्ञा ली गई थी, तो उनको भीष्म पितामह कहा गया, इसीलिए चूंडा को कहा गया मेवाड़ का भीष्म। और चूंडा ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा ली, मतलब पिता की भक्ति में चूंडा ने अपने राज्य का त्याग कर दिया, जबकि अगले महाराणा तो यही बनते। तो इसीलिए चूंडा के जो वंशज हैं इनको बड़े सम्मान से देखा गया, चूंडावतों को, और बाकी जो सामंत थे उनकी अपेक्षा इनको ज्यादा महत्व दिया गया, और मिलना ही था इसलिए। क्लियर। चलो, ये तो बात हो गई मेवाड़ रियासत के इन ठिकानों की। मेवाड़ के बाद अगर हम बात करें तो अगला आता है बेटा मारवाड़। मारवाड़, मारवाड़ मतलब जोधपुर और इसके आसपास का क्षेत्र। मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां हुआ करती थी। कितनी? 4। मतलब 4 प्रकार के सामंत होते थे। कौन कौन से होते थे? एक तो राजवी, फर्स्ट कैटेगरी होती थी राजवी की। सेकंड सिरदार, या इन्हीं को लिखा गया सरदार। तीसरे नंबर पर गिनायती, और चौथे नंबर पर मुत्सद्दी। मारवाड़ या जोधपुर रियासत में सामंतों की 4 कैटेगरी होती थी। राजवी फर्स्ट, सेकंड नंबर पर सिरदार या सरदार, तीसरे नंबर पर गिनायती, चौथे नंबर पर मुत्सद्दी। राजवी राजा के जो निकट 3 पीढ़ी के लोग होते थे वो होते थे। मतलब समझाता हूं, निकट 3 पीढ़ी के
राठौड़, राठौड़ रियासत थी। सिरदार जो इन 3 पीढ़ियों से बाहर, 3 पीढ़ी से बाहर, मतलब समझो राजवी मतलब यह है राजा, राजा के निकट की 3 पीढ़ी, एक तो राजा की खुद की पीढ़ी, राजा के भाई, राजा के चाचा के लड़के, राजा के ताऊ के लड़के, तो राजा की पीढ़ी में आएंगे। राजा से ठीक पहले वाली पीढ़ी मतलब पिताजी वाली पीढ़ी, तो चाचा ताऊ वो, और राजा के बाद वाली पीढ़ी मतलब राजा के लड़के, राजा के भाइयों के लड़के। तो ये निकट 3 पीढ़ियां हो गई। इस निकट 3 पीढ़ी के जो लोग हैं वो है राजवी, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट कैटेगरी के। तो विशेष अधिकार तो इनको मिलने ही मिलने हैं। क्या विशेष अधिकार मिले कि साहब सामंतों के द्वारा जो चाकरी की जाती थी, जो सर्विस दी जाती थी राजा को, वो आपको नहीं देनी है, आप चाकरी से मुक्त हो। जब युद्ध होगा, लड़ने के लिए सेना की आवश्यकता है, तब सेना तो लेकर आपको पहुंचना है, सेना को जमीयत कहा जाता था, तब अपनी जमीयत के साथ तो आप पहुंचोगे। लेकिन बाकी जो शांति काल होता है, जिसमें साल में आपको एक बार राजा के पास जाना है, या विशेष अवसर पे, दिवाली पे, या आपके आखा तीज पे, रक्षाबंधन पे, तब कोई जरूरी नहीं है, उससे छूट है आपको। और जो आप लैंड रेवेन्यू जमा कराते हो, रेक, वो भी जमा मत करो। और सामंत की जब डेथ हो जाएगी, अगला कोई सामंत बनेगा, तो उस जागीर का पट्टा रिन्यू कराना पड़ता था, जिसको उत्तराधिकार शुल्क या नवीनीकरण शुल्क कहा जाता था, और यहां पर उसको हुक्मनामा या पेशकशी कहा जाता था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आपको वो हुक्मनामा और पेशकशी भी नहीं जमा कराना, मतलब उत्तराधिकार शुल्क भी आपको नहीं देना, उत्तराधिकार शुल्क भी आपको नहीं देना। भाई फर्स्ट कैटेगरी के हैं। अब वही है, एसी के आप कोई ट्रेन टिकट बुक कराओ, एक फर्स्ट एसी रेक, सेकंड एसी रेक, थर्ड एसी, तो फर्स्ट एसी का तो अपना एक अलग ही मजा है। फर्स्ट कैटेगरी को तो रियायतें मिलनी है भाई। ये हो गए फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, जैसे ही इनमें से 3 पीढ़ी से बाहर हो जाएंगे, जैसे राजा की निकट 3 पीढ़ी है, अब ये राजा की डेथ हो गई, राजा की डेथ के बाद अगला राजा बना, तो ये वाली जो पीढ़ी है, ये निकट की 3 पीढ़ियों से बाहर हो गई। तो इन निकट 3 पीढ़ियों से जो बाहर के जो लोग हैं, वो कहलाएंगे सिरदार या सरदार। इसमें भी कुछ 4 उप श्रेणियां दी हुई है हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में। एक दी हुई है कोई सिरायत, और इसमें भी कुछ शब्द दिए हुए, डाबी और जीवनी। हालांकि इस प्रकार की ये जो कैटेगरी है ना, डाबी और जीवनी, ये हमको जैसलमेर में देखने को मिलती है। जैसलमेर के एक शासक थे हर्राज, जब वो दरबार में बैठते थे तो कुछ सामंत राइट में बैठते थे, कुछ लेफ्ट में बैठते थे। जो उनके राइट साइड में बैठते थे वो ताकतवर सामंत थे, उनको कहा गया जीवनी मिसल। जो लेफ्ट में बैठते थे, लेफ्ट मतलब डावा, जो लेफ्ट में बैठते थे उनको कहा गया डाबी मिसल। ऐसा इनाम यहां भी देखने को मिलता है कि साहब ये जो सरदार या सिरदार हैं, इसमें 4 उप श्रेणी होती थी, एक सिरायत है, और इसमें एक डाबी की जात। साहब जो रणमल राठौड़ के जो वंशज हैं, रणमल राठौड़ के, वो तो हो गए आपके, सॉरी हाँ, जोधा के, जो जोधा के वंशज हैं वो तो हो गए आपके डाबी, और जो रणमल के जो वंशज हैं वो हो गए आपके जीवनी। उतना आए तो समझ में, नहीं तो छोड़ देना उसको, मेन ये ध्यान रखना। गिनायती, गिनायती का मतलब होता है गिनायत, गिनायत मतलब जहां पर आपका रिश्ता हो सके। तो राठौड़ों का जिस जिस वंश में रिश्ता हो सकता है, जो उनके रिश्तेदार हैं, भाई राठौड़ों का राठौड़ों में विवाह नहीं हो सकता, बाकी वंश में विवाह हो सकता है। एक ही वंश का एक ही वंश में विवाह नहीं होता, बाकी में तो हो सकता है। तो जिनमें उनके विवाह हो सकता है, जो उनके गिनायती हैं, जो गिनायत हैं, कि राठौड़ों की शादी हो गई मान लो कच्छावा में या सिसोदिया में या भाटियों में या चौहानों में, वो गिनायती हो गए। तो गिनायतियों को जो दी हुई है वो हो गई आपके गिनायती, तीसरी कैटेगरी। हालांकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में इस गिनायती को ऐसा भी लिखा हुआ है कि साहब यहां पर राठौड़ों के आने से पहले जो शासन कर रहे थे, जो सत्ताएं थी, उन्होंने फिर बाद में राठौड़ों की सत्ता को स्वीकार कर लिया था, तो उनको जो जागीरें दी गई थी वो गिनायती थी, ऐसा भी लिखा हुआ है हिंदी ग्रंथ अकादमी में। खैर, ये तीसरी कैटेगरी। चौथी मुत्सद्दी। मुत्सद्दी मैंने आपको बताया था, मुत्सद्दी यानी कर्मचारी अधिकारी, कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं तो उनको वेतन थोड़ी दिया जाएगा, उसके बदले जमीन दे दी जाती थी। वहां से जो पैसा है खर्चा पानी निकालो अपना, और बाकी राज्यों को जमा करा दो। तो जो कर्मचारियों अधिकारियों को दी जाती थी वो चौथी कैटेगरी, मुत्सद्दी। तो मारवाड़ में सामंतों की 4 कैटेगरी होती थी बेटा। राजवी
फर्स्ट कैटेगरी, दूसरी सिरदार या सरदार, तीसरी गिनायती, चौथी मुत्सद्दी। फर्स्ट कैटेगरी राजवी, निकट 3 पीढ़ी के लोग, इनको चाकरी नहीं देनी, रेख नहीं देनी, उत्तराधिकार शुल्क नहीं देना। सिरदार या सरदार इन 3 पीढ़ियों से जो बाहर होते थे वो वाले राठौड़। इसमें एक सिरायत, सिरायत में डाबी और जीवनी, जीवनी रणवल राठौड़ के जो वंशज हैं, डाबी जोधा के जो वंशज हैं। और ये डाबी मिसल और जीवनी मिसल जैसलमेर में भी देखने को मिलती है। मैंने बताया हर्राज के जो राइट साइड में, हर्राज के द्वारा शुरू की गई थी, हर्राज के टाइम से देखने को मिलती है। जो राइट साइड में बैठ रहे हैं राजा के, वो जीवनी मिसल, जो लेफ्ट साइड में है वो डाबी मिसल, फिर गिनायती और मुत्सद्दी। क्लियर है यहां तक? बीकानेर रियासत की अगर हम बात करें, बीकानेर, तो बीकानेर में बेटा सामंतों की 3 कैटेगरी देखने को मिलती है। यह राजस्थान का क्षेत्र, ये राजस्थान, राजस्थान में ये वाला जो हिस्सा है, ये जो रियासत है आपकी, ये वाली रियासत, ये बीकानेर। बीकानेर में सामंतों की कितनी कैटेगरी? 3। हम ये जानते हैं कि यहां जोधपुर से बीका यहां पर गए थे, जोधा के जो बेटे थे बीका, वो बीकानेर की तरफ गए थे। इनके साथ में इनके चाचा भी थे कांदड़। बीका के जो सगे भाई थे बीदा, चूरू में जब आप जाएंगे तो चूरू में एक कस्बा है बीदा सर, वो बीका के भाई बीदा के नाम पर ही है। तो बीका जब यहां पर गए तो यहां पहले गोदारा, इसके अलावा सांखड़ा उनका शासन था। हालांकि सांखड़ों को पराजित कर दिया गया था और सांखड़ों को भी वापस से अपना राज्य प्राप्त करना था, तो वो भी बीका के साथ ही थे कि साहब राज्य वापस दिलो। तो ये जो 3 कैटेगरी है, तो जब बीका यहां पर गए थे तो एक तो है सीधे जो बीका के वंशज यानी बीका राठौड़, कि बीका के बेटे, पोते, पड़ोते, सड़ोते, बीका राठौड़, ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी जो बीका के अलावा बाकी राठौड़ है, इनके भाई और चाचा के लड़के, जैसे बीदा के वंशज और कांदड़ के वंशज, तो शेष राठौड़, बीका राठौड़ के अतिरिक्त शेष राठौड़। शेष राठौड़ मतलब बीदा राठौड़ हो गए, इनके भाई के वंशज, कांदड़ के वंशज हो गए। और कांदड़ वाला मैंने बताया था कि नागौर में बहलोल का जो एक कमांडर था उसने हत्या कर दी थी कांदड़ की। बाद में फिर बीका और जोधा हत्या का बदला लेने के लिए गए थे, एक युद्ध लड़ा था और उसको मौत के घाट उतार दिया था उसके कमांडर को। वो देखना मेवाड़, मारवाड़ रियासत में देखना। तीसरी जो कैटेगरी है, जब बीका यहां पर गए और यहां पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो इनके राठौड़ों के शासन से पहले यहां पर जिन जातियों का शासन था, बाद में बीका ने उनको फिर जागीरें दी थी, वो तीसरी कैटेगरी के थे, थर्ड कैटेगरी के। तो फर्स्ट में बीका राठौड़, सेकंड में बीका राठौड़ के अलावा बाकी जो राठौड़ हैं, और थर्ड में राठौड़ों के अतिरिक्त, राठौड़ों के अलावा, राठौड़ों के अतिरिक्त। ये बीकानेर में 3 कैटेगरी होगी। बीकानेर के बाद अगर हम बात करें तो आपका कोटा रियासत, ये राजस्थान, ये राजस्थान, ये कौन सी रियासत? कोटा। कहां का क्षेत्र है ये? इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हाड़ौती। किन्होंने शासन किया यहां पर? चौहानों ने। हाड़ौती के क्षेत्र में शासन करने के कारण चौहानों की ये ब्रांच क्या कहलाई? हाड़ा चौहान। हाड़ा चौहान। तो यहां जो सामंत थे कोटा में, 30 सामंत थे, और इसमें ज्यादातर क्या थे? हाड़ा चौहान। ज्यादातर हाड़ा चौहान। इन 30 सामंतों को 2 श्रेणी में बांटा हुआ था। 2 श्रेणी। कौन सी 2 श्रेणी?
देश थी और हजूर थी। ये दो श्रेणी हो गई। मतलब यहां के जो महाराव हैं, यहां के शासक को महाराव उपाधि लगाते थे कि जो महाराव के साथ में जब मुगलों के साथ में संधियां हो गई थी तो ज्यादातर बाहर रहना पड़ता था कि कभी मुगलों की ओर से इस युद्ध में वहां लड़ने जाना है, कभी वहां लड़ने जाना है, अगर लड़ाई नहीं तो मुगल दरबार में रहना है, और फिर समय मिले तो फिर अपने देश में कोटा रियासत में हो। तो जो लोग हजूर के साथ में मतलब राजा के साथ में रहा करते थे, बाहर रहा करते थे, उनको तो कहा गया हजूर थी, जो हजूर के साथ रहते हैं बाहर। और जो लोग वहीं देश में रहते थे, वहीं का प्रशासन संभालते थे, देश में रहते थे, वो देश थी। ठीक। आमेर रियासत की अगर हम बात करें तो ये इधर जयपुर का क्षेत्र आमेर रियासत इसको बोलते हैं। आमेर कच्छावा शासक यहां पर थे। यहां के एक शासक थे बेटा पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा। ध्यान करो, जब मैंने आपको मेवाड़ रियासत पढ़ाई थी तो मैंने एक युद्ध बताया था 1527 का खानवा का युद्ध। उस खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से बहुत सारे राजपूताना के बहुत सारे शासकों ने भाग लिया था। उन शासकों में से आमेर के भी एक शासक थे पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा ने आमेर रियासत को 12 भागों में डिवाइड कर दिया था। सबसे बड़े बेटे को तो मेन भाग दे दिया आमेर वाला, बाकी जो है वो बाकी बेटों को भी दे दिए कि कल को मेरे मरने के बाद ये आपस में नहीं लड़े, राज्य में बंटवारे को लेकर आपस में इनके बीच में लड़ाई ना हो। तो 12 हिस्सों में इसको बांट दिया और इनको कहा गया 12 कोटड़ी। हर भाग को कहा गया ये कोटड़ी, दूसरी कोटड़ी, तीसरी कोटड़ी, तो इन हिस्सों को कहा गया 12 कोटड़ी। 12 कोटड़ी यह आमेर हो गई। तो क्या क्या देखा? एक तो मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, कोटा, आमेर, ये मुख्य मेन हमने ये देख ली। एक होती है आपकी बेटा जैसलमेर, ये जैसलमेर का क्षेत्र ये वाला। और मैंने अभी बताया आपको जैसलमेर के एक शासक थे हर्राज या हर्राय। ध्यान करो कौन से हर्राज, मैंने आपको ये पढ़ाया था 1570 में मुगल शासक अकबर यहां पर आया। यह है नागौर। नागौर में कुछ समय के लिए अपना दरबार लगाया। उस दरबार को लगाने का यह उद्देश्य था, मोटे तौर पर तो यह था कि जनता को ये दिखाना कि मैं आपका हितैषी हूं, क्योंकि यहां पर एक तालाब खुदवाया, शुक्र तालाब, अकाल पड़ा हुआ था, बोले मैं आप लोगों की मदद करने के लिए आया, शुक्र तालाब खुदवाया। और राजाओं को लेटर भेज दिए कि साहब मुगल शासक अकबर यहां पे अपना दरबार लगा रहे हैं, तो जो जो उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं वो यहां पर दरबार में आ जाओ। अकबर भी ये देखना चाहता था कि जो जो सीधे आ जाएं उनसे युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, और जो नहीं आएंगे तो फिर ये स्पष्ट विभाजन हो जाएगा कि राजपुताना में कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। तो जो मेरे खिलाफ है उन लोगों पर मैं सेना भेजूंगा और उन लोगों को भेजूंगा जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ आ गए उन लोगों को सेना देकर भेजूंगा, जाओ इनसे लड़ो। मतलब राजपुताना के शासकों के माध्यम से ही राजपुताना के वो शासक जो मेरे साथ नहीं है उन पर मैं अटैक करवाऊंगा। ये नागौर दरबार लगाया 1570। इस नागौर दरबार में बहुत सारे शासक उपस्थित हुए थे, मैंने आपको बताया था। उन्हीं शासकों में से जैसलमेर के शासक थे हर्राज या हर्राय, वो यहां पर उपस्थित हुए थे। इन हर्राय के समय हमको ये दो श्रेणियां देखने को मिलती है, एक तो डाबी मिसल और एक जीवनी मिसल। और ये मैंने अभी आपको बता दिया इसी वीडियो में। डाबी का मतलब होता है लेफ्ट, डाबा लेफ्ट साइड, जीवन मतलब राइट साइड। तो राजा दरबार में अगर बैठा हुआ है तो उसके राइट साइड में जो है वो पावरफुल है, राइट साइड वाले पावरफुल होते थे, तो उनको कहा गया जीवनी मिसल। और जो उनसे कम थे वो लेफ्ट साइड में बैठे थे, उनको कहा गया डाबी मिसल। ये मुख्य श्रेणी है सामंतों की। इसके अलावा ग्रासीय सामंत बता दिए मैंने, भूमीय सामंत आपको बता दिए। तो दो चीज हमने की, एक तो जागीर के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार की जागीर होती है, दूसरा अलग अलग रियासत में सामंतों की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। अब इसी में हमको और भी बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करना है, क्योंकि ये मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था का पार्ट है। अभी हमको ये बात करनी है कि साहब जो अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे
आपके दीवान हो गया, प्रधान हो गया, मुंशी हो गया, सिकदार हो गया, या बख्शी हो गया, मीर बख्शी हो गया, खानसमा हो गया, इनके क्या क्या काम हुआ करते थे, या किलेदार हो गया, या ड्योढ़ीदार हो गया, इनके क्या क्या कार्य हुआ करते थे। फिर हमको बात करनी है कि किसान कितनी कैटेगरी के थे, किसानों से कौन कौन से टैक्स लिए जाते थे मुख्य रूप से। बाकी तो किसान आंदोलन में मैं डिटेल से बात कर चुका आपके साथ में। इसके अलावा कुछ और अधिकारी कर्मचारी देखने, जैसे अमात्य, संधि विग्रह, भिषगाधिराज, जैसे मेवाड़ रियासत जब मैंने पढ़ाई आपको, अब यहां तो कोई देखो इमेज मैंने इसलिए नहीं ली, इसमें ग्राफिक्स नहीं लिए, क्योंकि यहां मैं क्या ग्राफिक्स लूंगा बेटा, ग्राफिक्स लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पॉइंट ही नहीं है ना, टॉपिक नहीं है, ग्राफिक क्या लूं इसमें। मेवाड़ रियासत जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो वहां पर यह बताया था, ध्यान करो, एक सारणेश्वर प्रशस्ति मैंने बताई थी जो उदयपुर में मिलती है 953 ईस्वी की। रिकॉल करा रहा हूं एक बार, बाकी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि उस सारणेश्वर प्रशस्ति में जो हमको उदयपुर में मिली थी 953 ईस्वी की, जो आहड़ में लगी हुई थी किसी मंदिर पे, वराह मंदिर पे, आहड़ जो उदयपुर में आता है, और अल्लट के द्वारा वहां पर लगवाई गई थी, बाद में फिर वहां से उस बाठे को उठा के उदयपुर में लगा दिया गया था। वहां से हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, उसमें कई नाम देखने को मिलते हैं कि साहब अल्लट के कौन कौन से मंत्री हैं। तभी तो कहते हैं कि मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना अल्लट के द्वारा की गई थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे अधिकारियों के नाम और उनके पद लिखे हुए कि साहब ये मेरा अमात्य है प्रधानमंत्री, ये मेरा संधि विग्रह है, संधि कराने वाला, फॉरेन रिलेशन देखने वाला, ये मेरा भिषगाधिराज है, मतलब राज वैद्य है, ये गोष्ठिक है इस मंदिर के, मतलब इन्होंने चंदा दिया है, ऐसी राजस्व व्यवस्था है मेरे यहाँ पर ये टक के जो लोग रहते हैं, मतलब पंजाब को टक कहा जाता था, ये लाट के यहाँ पर व्यापारी रहते हैं, लाट गुजरात को कहा जाता था, ये मध्य वाला जो क्षेत्र है, ये कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के व्यापारी मेरे यहाँ पर रहते हैं। वो बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो संभवतः जो अगला वीडियो, उस अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को, अगला तीसरा वीडियो होगा, और थर्ड पार्ट में मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था को हम कंप्लीट कर लेंगे। राजस्थान हिस्ट्री का पूरा बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान से रिलेटेड है तो उसमें राजस्थान हिस्ट्री आएगी। और राजस्थान हिस्ट्री अगर आपके सिलेबस में है तो ये बैच आपके काम का है। A to Z सारे टॉपिक आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो टॉपिक आपके काम का है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसको क्लिक करो और एंजॉय करो। पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी, पीडीएफ को आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।